जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की एक खास विशेषता ये है कि मुक्तिबोध हमारे नेट सेट के भी सिलेबस में है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में है। कुछ कविताएं जैसे अंधेरे की जो अंधेरे में कविता है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुक्तिबोध की कुछ कविताएं लगी हैं तो उनकी बहुत प्रसिद्ध अंधेरे में कविता को पढ़ लेना ही श्रेयस्कर होगा। क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। जानकारी ये है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चालू हो गया है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने विषय पर, मुक्तिबोध पर। मुक्तिबोध का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूनिट 9 है जिसमें मध्य प्रदेश के विशेष साहित्यकार हैं उनकी भी सीरीज यहीं से प्रारंभ हो रही है। तो इनका जन्म कहां हुआ है? श्योपुर में हुआ है। श्योपुर मध्य प्रदेश में। श्योपुर जो है चंबल संभाग में पाया जाता है वर्तमान में, पहले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ही था। इसमें इनका जन्म हुआ है 1913 को। कब हुआ? 1913 को। और इनका निधन हो जाता है 1964 को। मतलब 50 या 51 वर्ष ही आपने पूरा जीवन जिया, लेकिन उतने ही जीवन में आप इतना जी चुके कि आज तक आपको याद किया जा रहा है और संभवतः भविष्य में आप याद किए जाएंगे। मुक्तिबोध, इनका नाम गजानन था। माधव मुक्तिबोध इनके पिता का नाम था। इनको भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। भयानक खबरों का कवि, खबरों का कवि। और ये किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको, सॉरी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है इनको भयानक खबरों का कवि। तो भयानक खबरों का कवि क्योंकि ये खुद न्यूज़पेपर में थे। नया खून नामक जो पत्रिका थी उसमें आप रिपोर्टिंग करते थे। बच्चन सिंह ने इनको आत्ममंथन का कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने भी इनको आत्ममंथन का कवि, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं। और ये जो बात कही है भयानक खबरों के कवि, वो रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं। इनको इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, अज्ञे का पूरक कहा जाता है, समष्टि चेतना का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि कहा जाता है, इत्यादि इनके उपनाम हैं। अब चलते हैं मुक्तिबोध की रचनाएं। जो अज्ञे हैं, अज्ञे के संपादक में हमारा जो तार सप्तक निकला था 1943 में, जिसको प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक ही कहते हैं। मुक्तिबोध की 17 कविताएं उसमें संकलित थी। कितनी कविताएं थी? 17 कविताएं संकलित की गई थी उसमें 1943 में। तो 1943 में इनकी 17 कविताएं किसमें निकली हैं? तार सप्तक में निकली हैं। आपको ये याद रखनी है। आत्मा के मित्र मेरे, दूर का दूर तारा, खोल आंखें, अशक्त मेरे अंतर, मृत्यु और कविता, नूतम अहम, बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडर में उनका ही होता हे महान, एक आत्म वक्तव्य। ये 17 जो कविताएं हैं, ये 17 कविता किसमें प्रकाशित हुई थी? तो मुक्तिबोध की जो 17 कविताएं हैं ये प्रकाशित हुई थी प्रथम तार सप्तक में। कभी पूछ लें कि कितनी तार जो कविताएं थी वो तार सप्तक में आई थी, तो 17। आगे चलते हैं, इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा सबसे महत्वपूर्ण है, 1964 में प्रकाशित हुआ था। संपादक किसने किया था? तो श्रीकांत वर्मा जी ने किया था। आपको बता दें कि मुक्तिबोध के जीवन काल में उनका एक भी जो कविता संग्रह है वो प्रकाशित नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद 1964 में ही इनका एक पहला काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा निकला था। चांद का मुंह टेढ़ा में ही ब्रह्म राक्षस लगी हुई है, ब्रह्म राक्षस। इसी में एक और कविता लगी है अंधेरे में। ये दो कविताओं ने इनको हिंदी साहित्य में अमृत प्रदान करवा दिया, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस ने। बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अगर मुक्तिबोध आपके सिलेबस में लगे हैं, उनकी एक भी कविता लगी है तो ये दो कविताएं तो आपको आनी ही चाहिए। इसी में लगी है भूल गलती, भूल गलती, और इसी में लगी है कहने दो जो उन्हें कहना है। ये कविताएं इसी में लगी हैं, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो आप नाम देख रहे हैं, ये नाम भी अपने आप में कैसा है? तो ये नाम भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का। मैं यहां इसको वर्णन कर देता हूं। कभी आपसे अगर पूछ लें चांद का मुंह टेढ़ा, क्योंकि मुझे पता है
आप इस बार पेपर देके कहाँ जाने वाले हैं, इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई चांद का मुंह टेढ़ा का मतलब क्या है। तो ये प्रतीकात्मक नाम है। चांद सुंदरता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सुंदरता का। सुंदरता का प्रतीक। आपने कई बार देखा होगा चांद का उपमान लेके नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, लेकिन यहां देखो चांद का मुंह टेढ़ा है, मतलब जो परंपरागत सुंदरता है जिसे अभिजात समझा जाता था उसका मुंह टेढ़ा कर दिया। मतलब प्रगतिवादी विचारधारा के आधार पर इन्होंने नाम दिया है सुंदरता के विपरीत, जो सामान्य है उसको आधार बनाकर। तो ये आपको यहां से बताना है। दूसरा है भूरी भूरी खागदूल, जो 1980 में प्रकाशित होता है। इनका कहानी संग्रह देखिए, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। ये कई बार पूछे गए हैं, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, इसको याद कर लीजिएगा। दो ही कहानी संग्रह हैं, ज्यादा नहीं है। उपन्यास है विपात्र 1970 का। ये भी कई बार पूछा गया है, जब भी मुक्तिबोध पर चर्चा होती है तो विपात्र जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आलोचना। इनकी आलोचना में आपको याद रखना है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, इसी में उन्होंने कहा था कि कामायनी फैंटेसी रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी। कमाल की बात है कि मुक्तिबोध की ये भी जो रचना है वो एमपी सेट, नेट और एमपीएपी में सब जगह है, मैं पढ़ा चुका हूं। एक साहित्य की डायरी 1965, इसके सन के साथ आपको याद रखना है। अगला है निबंध भारत इतिहास और संस्कृति 1962। मैं पहले भी बता चुका हूं जब एक साहित्य की डायरी पढ़ा रहा था तब। अभी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें नौकरशाही प्रशासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचारों को सबूत के साथ प्रदर्शित किया गया था, इस कारण से। फिर आगे चलकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके कुछ अंशों को हटाकर इसको पुनः पब्लिश करने की अनुमति दे दी थी। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध के बारे में विद्वानों की क्या राय है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मतलब मुक्तिबोध के लिए जो आलोचनात्मक कथन कहे गए हैं उन आलोचना के कथन पढ़ लेते हैं। आलोचना पर विशेष ध्यान हमें वैसे ही देने की जरूरत है। बच्चन सिंह कहते हैं सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृष्टि तथा फैंटेसी शिल्प के कारण उनकी अपनी निजी पहचान बन जाती है, पर इस दृष्टि तथा शिल्प को प्राप्त करने में उसे आत्मयातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इस यातना को दो ही कवियों ने भोगा है, निराला ने और मुक्तिबोध ने। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं। तो बच्चन सिंह को याद रखिए, उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया फैंटेसी शिल्प को प्राप्त करने के लिए उनको एक आत्म यातना की पीड़ा से गुजरना पड़ा है, और इन जो आत्म पीड़ा की जो संघर्ष की जो प्रक्रिया रही है वो दो ही कवियों ने भोगी है, निराला ने और मुक्तिबोध ने। समाजवादी दृष्टि का सीधा सा मतलब है कि प्रगतिवादी, मतलब मार्क्स की चेतना पर आधारित थे, इसलिए समाजवादी दृष्टि इनकी रही है। मुक्तिबोध के बीड़ी पीने की लत पर शमशेर बहादुर का कहना है, क्या कहना है शमशेर बहादुर का? इनका एक सहपाठी था शांताराम, जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। गजानन उसी के साथ शहर की घुमक्कड़ी पर निकल जाते थे और बीड़ी का चस्का भी शायद उनको वहीं पर लगा। मुक्तिबोध की कविता पर अनेक आलोचकों ने अपना मत दिया, जिसमें से कुछ एक है रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। इनका एक और कथन मैं आपको लिख देता हूं। मुक्तिबोध की भाषा लक्कड़ तोड़ भाषा है। कैसी भाषा है? लक्कड़ तोड़ भाषा है। मुक्तिबोध की भाषा लक्कड़ तोड़ भाषा है। तो ये भी किसने कहा है? तो ये भी कहा है हमारे रामविलास शर्मा जी ने। तो इसको भी आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नामवर सिंह कहते हैं मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। ये याद करिए, छोटे छोटे जो स्टेटमेंट है खूब पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ असुरक्षित जीवन की कविता रामविलास शर्मा कह रहे हैं, लक्कड़ तोड़ भाषा भी रामविलास शर्मा कह रहे हैं, और नामवर सिंह कह रहे हैं निषेध का निषेध है। नामवर सिंह जी ने एक बात और कही थी, मैं उसको यहां लिख देता हूं, आप यहां से देखिए। इनकी भाषा
काव्य भाषा नहीं, काव्यात्मक भाषा है। ये भी बात इन्हीं ने कहा था, है ना, ये भी बात इन्हीं ने कहा था, तो आप इसको भी याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगा प्रसाद बिमल कहते हैं मुक्तिबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह भीतरी संसार है। बिल्कुल भीतरी संसार है। अभी अपन की रचनाओं में आएंगे तो अपन समझेंगे कि भीतरी संसार कैसे है। तो गंगा प्रसाद बिमल भीतरी संसार की बातों पर बात करती है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी है, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती है। तो शमशेर बहादुर कह रहे हैं कि इनकी अद्भुत संकेतों से भरी हुई है और कान में राज की बात कहती हुई चलती है, याद करिएगा। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध और उनके काव्य संकलन के बारे में श्रीकांत वर्मा का कहना है। श्रीकांत वर्मा कौन है भाई? तो श्रीकांत वर्मा ने ही इनकी कविता, इनकी जो काव्य संग्रह है उनको प्रकाशित करवाया था। एक साहित्यिक की डायरी भी उन्हीं ने प्रकाशित करवाई थी। तो ये संपादक रहे हैं इनकी कविताओं की और इनकी जो रचना है उनकी। किसी और कवि की कविता उसका इतिहास हो ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तिबोध को किसी रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी बार पूछा गया है कि किसी कवि की कविताएं उसका इतिहास हो ना हो, लेकिन मुक्तिबोध की कविताएं उसका इतिहास अवश्य हैं। इसको याद कर लीजिएगा। श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं। श्रीकांत वर्मा कौन है वो मैं आपको बता चुका हूं। स्वयं मुक्तिबोध ने कविता के बारे में कुछ कहा है। कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक कविता की परिभाषा है मुक्तिबोध के द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि आगे कहते हैं कि कविता प्रारंभ में एक शब्द होती है और अंत में भी एक ही बात बचती है, वो है शब्द। तो ये आगे की परिभाषा मैंने कोट की। ऐसे ही मुक्तिबोध कहते हैं कि कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। वक्तव्य मतलब होता है भाषण और सार्थक मतलब होता है एक अर्थवान। रंजीत सिंह के अनुसार, इसको याद मत कीजिए, प्रगतिवादी मुक्तिबोध जनसाधारण के कवि माने जाते हैं। समाजबोध और जनजीवन में विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहते हैं। अब इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई लोक जीवन का जासूस किसने इनको कहा है? तो किसने कहा है? रमेश कुंतल मेघ ने कहा है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध कवि कहा जाता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था। फैंटेसी के कवि मुक्तिबोध ने फैंटेसी के बारे में क्या कहा? वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर एक और कथ, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, कक्ष के भीतर एक और गुप्त कक्ष है। और एक कौन कह रहा है? मुक्तिबोध स्वयं कह रहे हैं। किसके बारे में? फैंटेसी के बारे में। मुक्तिबोध फैंटेसी के बारे में एक बात और कहते हैं कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। फैंटेसी अनुभव की कन्या है, ये भी मुक्तिबोध का ही कथन है। आगे चलते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध का काव्य चांद का मुंह टेढ़ा को क्या कहा है? एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। और ये नेट और पिछले पेपरों में कई बार पूछी गई है कि ये किसके द्वारा कहा गया था? चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। मुक्तिबोध के काव्य को निर्मला जैन ने अंतः स्थल का विप्लव कहा है। तो अंतः स्थल का विप्लव किसने कहा? तो निर्मला जैन ने कहा। मुक्तिबोध के काव्य की तुलना जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मन स्थिति से किया जाता है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध के काव्य को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। क्या कहा है? अपराध भावना का अनुसंधान। एक और कहा था असुरक्षित जीवन की कविता, लक्कड़ तोड़ भाषा और अपराध भावना का अनुसंधान। तो इनको याद करना पड़ेगा, कभी भी पूछ लेंगे। प्रभाकर माचवे ने इनके काव्य को लावा कहा। लावा गर्म गर्म जो ज्वालामुखी के समय फटने से समय निकलता है। नामवर सिंह ने इनके काव्य को अस्मिता की खोज कहा है। नामवर सिंह कहते हैं कि इनकी कविता अंधेरे में आइडेंटिटी की खोज नहीं है, ये व्यक्ति की अस्मिता की खोज है। तो जहां भी अस्मिता की खोज नाम आ जाए तो समझ लो ये नामवर सिंह है और कोई नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 को रोक लगा दी थी, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा नाम से मुक्तिबोध की जीवनी लिखी है। और ये इतनी बार पूछ ली गई है कि इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी, आत्मकथा के नाम से उनकी जीवनी लिखी है 1984 में।
मुक्तिबोध प्रकाश के कवि हैं। उनका मानना था कि सत्य अंधकार में नहीं प्रकाश में मिलता है, इसलिए वे कहते थे मनुष्य साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। ये मुक्तिबोध की ही बात है। मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं? सत्य अंधकार में नहीं प्रकाश में मिलता है, इसलिए वे कहते थे साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। मुक्तिबोध मानवता के प्रति आस्था रखने वाले कवि थे। उन्होंने जिंदगी को जिया अधिक काटा कम है। उनकी कविताओं में संघर्ष, प्रतिदिन घटित होने वाले कार्य, घटनाओं, गतिविधियों की शकल दिखाई पड़ती है। इनकी कविता में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों चित्र मिलते हैं। कठोर अधिक मिलते हैं, कोमल कम मिलते हैं। अब अगली इनकी कविता आ गई है भूल गलती। भूल गलती जो इनकी कविता है वो चांद के मुंह टेढ़ा 1964 में जो संकलित हुई है, उसमें संकलन इसका किया गया भूल गलती का। और भूल गलती का सीधा संबंध शासन के क्रूर चित्रण से है। सामंतवादी सोच, शासन और प्रशासन के अंगों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और उनकी हिंसात्मक दृष्टि, जनसाधारण निम्न वर्गीय जो व्यक्ति हैं, सर्वहारा जो वर्ग है, उसको कुचलने की जो उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने भूल गलती कविता लिखी है। तो कभी भी पूछ लें आपसे कि इसमें क्या है, तो इसका प्रतिपाद्य बताने को केवल इतना बताना है, सामंती शासन का क्रूर चित्रण किया गया है। किसमें? भूल गलती में। याद कीजिएगा, सामंती शासन का क्रूर चित्रण इसमें किया गया है। जनता की भूल गलती के कारण ही क्रूर सामंत को अपार शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह सत्ता पर बैठ जाता है। जनता की कौन सी गलतियां हैं ये? तो सीधी से लोकतंत्र में जनता को एक ही शक्ति प्राप्त है, सरकार को चुनना। कभी कहते हैं कि वह सामंत सत्ताधारी दरबार में बैठा और उसके सामने जनता की लंबी कतारें सिर झुकाए बेजुबान बेबस हो सलाम की मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं। सिंहासन पर बैठे हुए क्रूर सामंत शासक अपने सामने एक व्यक्ति को लाया जाता है जिसे विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। यह विद्रोही व्यक्ति मुक्तिबोधी हैं जो शोषक सामंत और क्रूर सत्ताधारी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। अब आपको बता दूं कि इनकी हर कविता में मुक्तिबोध आपको मिलेंगे। कहीं ब्रह्म राक्षस के शिष्य के रूप में मिलेंगे और स्वयं ब्रह्म राक्षस के रूप में मिलेंगे। कहीं आपको शोषक वर्ग का नेतृत्व और सर्वहारा वर्ग में शामिल होकर शोषक जो वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसका नेतृत्व करते हुए आपको खड़े मिलेंगे। जैसे भूल गलती में, तो भूल गलती में भी मुक्तिबोध मिलते हैं जो एक हिंसा, जो एक क्रांति की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको पकड़कर सामंत क्रूर शासक के सामने लाया जाता है। उस व्यक्ति के शरीर पर सिपाहियों के मार के घाव बने हुए हैं, उनका चेहरा आड़ी तिरछी लकीरों से कटा हुआ है, मतलब उनको पीटा गया है। वह ऊंचे कद का व्यक्ति हथकड़ी पहने हुए है, उसके शरीर पर कटे फटे लत्ते कपड़े, शरीर से खून बह रहा है। ये कौन से प्रतीक हैं भाई? ये फैंटेसी है। फैंटेसी में यही एक प्रतीकों के माध्यम से पूरी बात कह देना। प्रतीक कहीं कहीं भयानक हो जाते हैं, इसलिए भयानक खबरों के कवि भी इनको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बता रहा है जिसके शरीर पर कपड़े कम हैं, वो बता रहा है शोषक वर्ग की जो स्थिति है, उसको बता रहा है कि किस प्रकार उनका शोषण किया जा रहा है, कि उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं। जो घाव और जो लकीरें बताई जा रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि क्रूर सामंतों के द्वारा उन पर और अत्याचार किए जा रहे हैं। वस्तुतः वह व्यक्ति ईमानदार है जिसने शासन के प्रति विद्रोह किया और वह बड़ी निर्भीकता से सुल्तान की निगाह से निगाह डालता है। कविता में कवि बेईमान राजा के प्रति सशक्त रक्त रंजित क्रांति का पक्षधर है, और जहां सशक्त रक्त रंजित क्रांति आ जाती है वहां पर आप समझ लीजिए कि अगर मार्क्स का प्रभाव जो है वो दिख जाता है। क्योंकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स सीधा सा कहते हैं कि निम्न वर्ग से, शोषक वर्ग से, निम्न वर्ग का मतलब वहां जाति से नहीं है, अर्थ के आधार पर है। शोषक वर्ग से कहते हैं संगठित हो जाओ, संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए क्रांति करो, और इस क्रांति का जो नेतृत्व करेगा वो है सर्वहारा वर्ग। इस कविता में शासन और शोषण के विरुद्ध जागरण और आक्रोश के दृश्य खींचे गए हैं। कविता में यह बताया गया कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी होता है। समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग, यह संकेत उस इंसान आदमी की गरीबी बेबसी का है। शरीर पर खून के दाग, फिर भी इंसान दुरुस्त है।
इस कविता में सुसंस्कृत नेतृत्वकारी लोगों की चुप्पी पर कवि व्यंग करते हुए कहते हैं, तमाम मनसबदार, तमाम कवि, सूफी, संत, तमाम ज्योतिषी, तमाम दार्शनिक, तमाम इतिहासकार, सभी ज्ञानी, ये सभी के सभी केवल चुप हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। मतलब आगे इस बात को मुक्तिबोध इस बात को भी दोहराना चाहते हैं कि चलो सामंत क्रूर है, सुल्तान क्रूर है, लेकिन जो ईमानदार हैं, जो अफसर हैं, जो नेतृत्व लोग हैं, जो उनके दरबार में बैठे हैं, जो शक्तियों को प्राप्त हैं, वो तो कम से कम ईमान की बात कह सकते हैं। आप इसको महाभारत से द्रोण और भीष्म से भी जोड़ सकते हैं कि जो शासन के खिलाफ नहीं जा पाए, वैसी ही बात यहाँ है। ईमान से यह कहा जा सकता है कि अगर कुछ शर्तों को मान लें तो उसे जिंदगी बख्श दी जाएगी, पर ईमान उसे शर्मनाक बताते हुए इनकार कर देता है। कभी बादशाहत के समाप्त होने का संकेत देते हुए कहता है कि इस पर मौत के काले बादल छा गए हैं, लोहे का रक्षा कवच मिट्टी का होता जा रहा है, उसकी अकड़ रेत की तरह भुरभुरा रही है, सनोट की तरह खोखली होती जा रही है। इस कविता में मुक्तिबोध ने दरबार का बिल्कुल जीवंत बिंब प्रस्तुत किया है। कविता में फारसी शब्दों द्वारा मध्ययुगीन वातावरण के दृश्य को प्रस्तुत किया गया। मतलब यहाँ पर जो शासन है वो सुल्तान का है, सुल्तान के दरबार का समूचा वातावरण अप्रस्तुत और प्रतीकों के रूप में कहा गया, जैसे कि कोई व्यक्ति था ईमान। आप देखिए बैच प्रारंभ हो गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को समर्पित है, जो वैकेंसी अभी आने वाली है, जिसका जिक्र पेपर का 12 जुलाई हो गया है। आप उसके लिए अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस है और नीचे हमारा नंबर दिया जा रहा होगा, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। कविता का मुख्य पहलू गलती और ईमान के बीच विरोध इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। गलती इंसान से हुई है और ईमानदार कौन नहीं है, तो सुल्तान नहीं है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि हमारे जीवन की जो भूलें हैं वे ही स्वार्थ के हथियारों से सुसज्जित होकर समूचे व्यक्तित्व पर कब्जा करती हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पद आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। भूल गलती आज बैठी है, जरह बख्तर पहनकर चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चलकती हैं, नुकीले तेज पत्थर सी वह कैद कर लाया गया ईमान। तो ईमान कौन है भाई? ईमान, यहां पर ईमान का मानवीयकरण कर दिया गया। और ईमान स्वयं मुक्तिबोध हैं, जो कैद करके लाए गए हैं, क्योंकि ये ईमानदार ईमान हैं। इसलिए सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ लीली बिजलियों को फेंकता खामोश, मनसबदार शायर और सूफी अलग जाली इबेसिना मतलब ज्योतिष, अलबरूनी अलीनो फाजिल फैसलार सब सरदार हैं खामोश। अलबरूनी का यहाँ वर्णन आया है, आलिमों का भी वर्णन आया है, इसको याद रखिएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगी संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये इनकी कविता है। इसमें फारसी शब्दों की बहुलता है। फारसी शब्दों की बहुलता क्यों है, उसका कारण है, अभी बताता हूं। उसका कारण यह है कि ये जो जिस दरबार या परिवेश को इसमें कथानक के रूप में लिया गया वो सुल्तान का दरबार है, इसलिए फारसी शब्दों की बहुलता है। दूसरा, इसमें मध्ययुगीन वातावरण है, मध्ययुगीन वातावरण में ये रची गई है। ब्रह्म राक्षस कविता पर बात कर लेते हैं। यह कविता भी चांद के मुंह टेढ़ा से ली गई है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। और मुक्तिबोध का कविता जो है चांद का मुंह टेढ़ा, उसी में ये ले गई है। तार सप्तक के बाद एक बहुऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिंदी की कविता के मोड़ पर लैंप पोस्ट और आकाशदीप दिवा दांडी लाउट हाउस है। तो ये प्रभाकर कह रहे हैं, प्रभाकर माचवे ने अपने शब्दों में कहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। मुक्तिबोध की कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा तार सप्तक के बाद एक बहुऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिंदी की कविता की मोड़ पर लैंप पोस्ट है, आकाशदीप दिवा दांडी है, मतलब लाइट हाउस है। मुक्तिबोध की जो कविता है ब्रह्म राक्षस, ये 1957 में लिखी गई थी, लेकिन 1964 के चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित होती है, याद करिएगा। यह कविता सबसे पहले बनारस से प्रकाशित होने वाली कवि पत्रिका, इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कवि पत्रिका में निकली थी, जो बनारस से प्रकाशित होती थी, 1957 में छपी थी। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ब्रह्म राक्षस जो
कविता है वो किस पत्रिका में छपी थी? तो कवि पत्रिका में छपी थी। ये बनारस से प्रकाशित होती थी 1957 में। ब्रह्म राक्षस के बारे में मुक्तिबोध का कहना है कि जो ब्राह्मण नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं उसे मृत्यु के उपरांत प्रेत योनियां प्राप्त होती हैं और वही ब्रह्म राक्षस होता है। तो ब्रह्म राक्षस के बारे में इन्होंने स्वयं कहा। अब आपको बता दें कि ब्रह्म राक्षस जो यहां पर है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। किसका है? सर्वहारा वर्ग का। जो ब्रह्म राक्षस है वो किसका प्रतीक है? सर्वहारा का। सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। कौन? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस असल में है कौन? भारतीय मिथक है ये। तो मिथक है, भारतीय मिथक। मिथक का मतलब है एक ऐसी लोक कथा जो प्रचलित हो गई है कि जो ब्राह्मण जो नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको एक प्रेत योनि प्राप्त होती है जिसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है क्योंकि ब्रह्म राक्षस बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान होने के कारण ही वो किस में आ जाता है? सर्वहारा वर्ग के कारण। तो बुद्धिमान है। और जो सर्वहारा वर्ग है उसको मार्क्सवाद में या प्रगतिवाद में एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसका? महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप क्रांति का संचालन कीजिए। किस क्रांति का? जो शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग के खिलाफ करेगा, रक्त रंजित क्रांति का। क्योंकि मार्क्स कहते हैं जो शोषक वर्ग है उससे कहते हैं संगठित होइए और अपने अधिकार के लिए सशक्त रक्त रंजित क्रांति कीजिए जिसका नेतृत्व तो सर्वहारा वर्ग करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास जो कमी है, अर्थ की जो कमी है, वो अर्थ की कमी इसलिए नहीं है कि अर्थ नहीं है, वो पूंजीपतियों के कारण है। उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है जिसके खिलाफ आपको रक्त रंजित क्रांति करना है और अपने अधिकार को प्राप्त करना है। और इस पूरी क्रांति का जो सूत्रधार रहेगा वो सर्वहारा रहेगा क्योंकि ये बुद्धिमान है, ये पढ़ा लिखा है और ये पूंजीपतियों को अच्छे से जानता और समझता है। इसीलिए तो ये उसी का प्रतीक है ब्रह्म राक्षस। लेकिन ब्रह्म राक्षस जब जीवन में था, जब ये व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जी रहा था, तो उस समय उसने अपने स्वार्थों के कारण, अपनी भोग लिप्सा के कारण समाज का कोई भी भला कार्य नहीं किया। समाज का कोई भी भला कार्य नहीं किया। तो फिर तब समाज का कोई भी भला कार्य नहीं किया, ये केवल काय में लगा रहा, ये केवल भोग लिप्सा में लगा रहा, अपनी इच्छा पूर्ति और अपनी सुख सुविधा में लगा रहा। इसने जो शोषक वर्ग है उसका कोई प्रतिनिधि नहीं किया, उसको कोई लाभ नहीं पहुंचाया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु उपरांत ब्रह्म राक्षस बन जाता है और अब ये अंधेरी बावड़ियों में अपने मन के अवचेतन मन में, अपने हृदय की जो अवचेतन मन की जो प्रणाली है जिसे आप सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कहते हैं, यहां पर 3 मन होते हैं, अवचेतन, अचेतन और चेतन। तो ये अवचेतन मन जो बावड़ी जिसका प्रतीक है वो अवचेतन मन है और उसमें ये अपने पापों को धुलने की प्रयास कर रहा है। और ये और कोई नहीं, स्वयं मुक्तिबोध है। ब्रह्म राक्षस कौन है? यहां पर स्वयं मुक्तिबोध है। और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का अवचेतन मन है और चेतन मन ब्रह्म राक्षस का उर सजल शिष्य है जो बनना चाहता है। तो यहां पर शिष्य और मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस दोनों ही मुक्तिबोध हैं, दोनों मुक्तिबोध के 2 मन हैं। अब आपको ये कविता थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। ब्रह्म राक्षस कविता के मूलतः 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। एक ब्रह्म राक्षस के रहने का स्थान और उसका व्यवहार, दूसरा उसके पाप कर्मों का वर्णन। ब्रह्म राक्षस कविता पूरी तरह से फैंटेसी में रचित है। फैंटेसी शब्द यूनानी फैंटिया से बना है जिसका अर्थ होता है मनुष्य की वह संभावना, वह क्षमता जो संभाव संसार की सृजना करती है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी मन की गूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। युंग का कहना है कि फैंटेसी मुक्त साहचर्य का पर्याय है और अवरोधहीन असंगत बिंबों का आकलन है। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस मध्यम वर्ग की भौतिक चेतना का प्रतीक है और इसी चेतना के कारण वह मुक्ति के लिए झटपटाता रहता है। प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिगणित नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति में भटकाव आ जाता है और यही भटकाव उसके अंदर कुंठा, निराशा और संतरात आदि का सृजन कर देता है। कविता में बताया गया कि संचित ज्ञान और अनुभव तभी सार्थक होता है जब वह निरंतर विकसित और परिवर्तित होता है। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। कैसे? आपको पता है कि सर्वहारा वर्ग का मतलब है अपन लोग जो मध्यम वर्ग में आते हैं, निम्न मध्यम और उच्च मध्यम।
तो निम्न मध्यम में जो आते हैं वो भी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और जो उच्च मध्यम में आते हैं वो भी सर्वहारा वर्ग में आते हैं। सर्वहारा वर्ग को डिफाइन कैसे? भाई जो अपनी रोटी कपड़े की जो अपनी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको वो पूरी कर रहा है तो वो सर्वहारा वर्ग में है, और जो पूरी नहीं कर पा रहा वो निम्न वर्ग में है, और जो पूरी करने के बाद उससे अधिक है वो पूंजीपति है। सर्वहारा वर्ग की ट्रेजेडी क्या है? सर्वहारा वर्ग निम्न वर्ग से ही निकला है। निम्न वर्ग में से कुछ संख्या में व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण की, अपने व्यवसाय किए, उसमें वो सफल हुए, और सफल होकर वो निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में आ गए। उन्होंने गर्मियों के लिए कूलर भी ले लिया, आने जाने के लिए एक बाइक भी खरीद ली, एक छोटा सा घर बनवा लिया, बड़ा नहीं है छोटा सा घर बनवा लिया, इतनी छोटी सुविधाएं जोड़ ली किसी जिससे जीवन कुछ आसान हो गया निम्न वर्ग की अपेक्षा। पहले उसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, अब 5-6 जोड़ी कपड़े हैं, और शादी ब्याह के लिए एक दो जोड़ी अलग से हैं, थोड़ा सा सोना भी बनवा लिया, थोड़ी से गहने भी बनवा लिए। ये मध्यम वर्ग है। जब मध्यम वर्ग में व्यक्ति आता है तो निम्न वर्ग की जो मानसिकता है उससे वो निकलने का प्रयास करता है और पूंजीपतियों की ओर आकर्षित होता है। पूंजीपतियों के पास गाड़ी है तो उसके मन में लग जाता है कि अब मुझे 4 व्हीलर लेनी है, तो वो इसी उधोड़ बुन में लगा रहता है, और वो अपने कर्तव्य जो जिस वर्ग से वो निकला है उस वर्ग के लिए उसके जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का वो निर्वहन नहीं कर पाता। और यही पूंजीपति वर्ग की सर्वहारा वर्ग की एक ट्रेजेडी है जो ब्रह्म राक्षस के रूप में यहां उभर के आई है। ब्रह्म राक्षस अतीत की बौद्धिक चेतना है जो बावड़ी रूपी वर्तमान समूह मन में रहता है और अपनी आत्मा के अन्वेषण में रक्त है। क्या अन्वेषण कर रहा है कि मैंने क्या किया अभी तक? कविता में ब्रह्म राक्षस एक गणतज्ञ, एक शोधक की व्यथा कथा है जो जीवन के अच्छे मूल्यों और सत्य की शोध में भटकता है। इस विचार प्रधान कविता का प्रारंभ ब्रह्म राक्षस के स्थान निवास जो शहर के दूसरी ओर खंडर के परित्यक्त स्थान बावड़ी से होता है, और बावड़ी में पानी की अनेक गहरी सीढ़ियां हैं जो डूबी हुई हैं। इस बावड़ी का वातावरण भयावह दृश्यों को प्रस्तुत करता है, जैसे वृक्ष की शाखाएं आपस में उलझी हुई हैं, उन पर घुग्गुओं उल्लुओं के प्रत्यक्त और गोले घोंसले लटक रहे हैं। मुक्तिबोध स्वयं इस वीरान वातावरण के बारे में कहते हैं, मन एक रहस्यमय लोक है, वह अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहां अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूं। तो मैंने कहा था कि मुक्तिबोधी ब्रह्म राक्षस हैं, और ब्रह्म राक्षस का जो सजल और शिष्य बनना चाहता है वो भी कौन है? वो भी मुक्तिबोध है। कविता में ब्रह्म राक्षस अपने अहम को तुष्ट करके प्रफुल्लित हो जाता है। बावड़ी की भीतरी दीवार पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसे प्रणाम किया। पड़ती चांदनों की किरणों से लगता है कि चांद ने उसका बंधन किया है। वस्तुतः अपने ज्ञान के आगे वह हर किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रकृति के भी हर वस्तु को अपने से हीन मानता है। ये यहाँ पर क्या है कि भाई जब आपने देखा होगा कि कोई मध्यम वर्ग में आता है, निम्न वर्ग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है, तो वो सीना फुलाए अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है। जहां भी निकलता है उसको लगता है लोग मुझे देख रहे हैं। यही इसकी कंडीशन है। इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये गणतज्ञ है, शोधक है, नई नई टिप्पणियां करता है, और इसको लगता है कि सूर्य और चंद्रमा भी मुझे बंधन कर रहे हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में प्रकृति का भी सुंदर चित्र खींचते हुए कभी श्वेत फूल और हरी टहनियों वाले टगर की युवती का चित्रण भी करता है। कभी अंत में मैं ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता हूं, उसके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना चाहता हूं, साथ ही उसकी वेदना के स्रोत को संगतपूर्ण तरीके से निष्कर्षों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये जो शिष्य बनना चाहता है ये कौन है? स्वयं मुक्तिबोध हैं, और ब्रह्म राक्षस भी कौन है? मुक्तिबोध हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रामविलास शर्मा कि वस्तुतः ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध हैं और सजल और शिष्य भी मुक्तिबोध हैं, दोनों मुक्तिबोध हैं। इस कविता में उत्प्रेक्षा रूपक वगैरह जो अलंकार है वो लगे हुए हैं, हर जगह हर पंक्ति में अलग अलग अलंकार आ जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सुन ब्रह्म राक्षस बैठा था। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में, बावड़ी किसका प्रतीक है? अवचेतन मन का, अवचेतन मन का। तो अवचेतन मन की जो घनी गहराइयां हैं उनमें एक ब्रह्म राक्षस बैठा है, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, उसके देह पर कुछ निशान हैं, रक्त लगा हुआ है और वो उनको धोना चाहता है। वो रक्त जो लगा हुआ है जिसके लिए वो अपनी देह घिस रहा है, हाथ के पंजे बराबर छाती मुंह
छपाचप उस पानी में धो रहा है, वो क्या है? तो वो इसके पाप कर्म हैं जो सर्वहारा वर्ग में रहते हुए निम्न वर्ग के लिए करना था, वो नहीं कर पाया, वो उसी के प्रतीक हैं। हाथ के पंजे बराबर ये छपाचप धोता है, खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल, उसका मैल नहीं छूट रहा है। मस्तिष्क की लकीरें बुन रही आलोचना के चमकते तार, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता है अनुभव की नम में भी बिनत हो मान ली उसकी श्रेष्ठता, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो देखिए ये भीतरी और बाहरी, ये भीतरी और बाहरी पाठ क्या हैं, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। भीतरी उसकी अंतस चेतना या आत्मचेतस, आत्मचेतना, और ये क्या है? तो ये विश्व चेतना है। ये दो पार्ट है, विश्व चेतस और आत्मचेतस जिसे कहते हैं। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, एक ओर उसका परिवार है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, सुख सुविधाएं हैं, दूसरी ओर निम्न वर्ग है, शोषक वर्ग है, जिसके लिए सर्वहारा वर्ग को क्रांति करना है। इन दो पार्टों के द्वंद्व में वह पिस गया, वह ऐसा पिसा कि उसका जीवन ट्रेजेडी बन गया, और इसी ट्रेजेडी के लिए कविता लिखी गई है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूं, जिससे कि वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। ये कौन है? ये स्वयं मुक्तिबोध है, ये बता ही चुका हूं। तो एक कविता थी, बहुत बड़ी कविता है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। पूरी कविता यहाँ पढ़ पाना सहज नहीं है, इसलिए आप उसको पढ़ लेना। अगली कविता है इनकी अंधेरे में। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ये भी चांद का मुंह टेढ़े, जो टेढ़ा जो संग्रह है 1964 का, उसी में संग्रहित है, 8 खंडों में विभक्त चांद का मुंह अंधेरे कविता में। अंधेरे की कविता उन्होंने किस घटना पर लिखी? तो इस घटना को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, आंखों से अनुभूत किया था, और उस घटना के बाद ही इन्होंने इस कविता को लिखा। आपको बता दें कि जब ये नया खून नामक जो पत्र था नागपुर से निकलता था, उसमें रिपोर्टिंग का कार्य करते थे। उस रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने जो वहां पर क्रांति देखी, उस क्रांति का वर्णन उन्होंने यहां पर किया, जहां निम्न वर्ग को बुरी तरह से शोषित किया गया। उस पूरी घटना का दृश्य इन्होंने इस अंधेरे की कविता में लिख दिया। इसलिए इस अंधेरे की कविता को दहकता हुआ इस्पात कहा गया, दहकता हुआ इस्पात कहा गया शमशेर बहादुर के द्वारा। तो एक कविता के बारे में पूछें कि दहकता हुआ इस्पात किसको कहा गया, तो भाई अंधेरे की कविता को कहा गया। एमपी सेट 2022 में क्वेश्चन आया था। और अगर संग्रह की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा। अंधेरे की कविता उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा से लिया गया है, और ये अंतिम और अत्यंत सशक्त और लंबी कविता है। यह कविता करीब 45 पृष्ठों की 8 खंडों में विभक्त है। तो इसको 8 खंडों को आप याद कर लीजिएगा कि 8 खंडों में है। मुक्तिबोध ने इस कविता का शीर्षक पहले आशंका के दीप अंधेरे में रखा था, ये नेट में आया है, नेट में आ चुका है। आशंका के द्वीप अंधेरे में इस कविता का पूरा नाम था, लेकिन प्रकाशन के समय अंधेरे में ही रहा। शमशेर बहादुर कहते हैं यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया। ये एमपी सेट 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। हरिशंकर परसाई कहते हैं सबसे लंबी कविता अंधेरे में एक फासिस्ट ताकतों का भयानक कल्पना चित्र है। फासिस्ट जो फांसीवाद पर निर्भर होते हैं, फांसीवाद सामंतों का बाद होता है, जहां सामंत पूरी शक्ति को धारण करता है। तो फासिस्ट ताकतों का एक भयावह कल्पना चित्र है। प्रभाकर माचवे कहते हैं यह कन्विंसिया इन वर्सेस, इसमें अद्भुत बहुत से अंश पिकासो के विश्व चित्र, प्रसिद्ध विश्व चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। और ये कई बार पूछा गया है कि पिकासो के चित्रों से इसकी तुलना किसने की है, तो ये प्रभाकर माचवे ने की है। रामविलास शर्मा कहते हैं मुक्तिबोध आधुनिक बंगला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य के प्रेमी थे। उनकी अस्तित्व भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी। यह टक्कर जिस कविता में बहुत तीव्र रूप से प्रकट हुई उसका नाम है अंधेरे में। रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं कि ये बंगला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य प्रेमी थे।
इनकी अस्तित्व भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी और जिसमें है तीव्र हुई वो कविता मुक्ति बोध है। अशोक वाजपेयी कहते हैं अंधेरे में कविता को मानवता का दस्तावेज बताया हुआ है। भाई अशोक वाजपेयी ने इसको मानवता का दस्तावेज कहा है। अब ये प्रश्न जहां आ जाएगा आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात दहकता दस्तावेजी इस्पात किसने कहा है? तो शमशेर बहादुर ने कहा है। और मानवता का दस्तावेज किसने कहा? अशोक वाजपेयी ने कहा। पिछले 20 वर्षों की कविता की संभवतः श्रेष्ठतम उपलब्धि है। नामवर सिंह कहते हैं इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता आइडेंटिटी की खोज है, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी कवियों की तरह इस खोज में किस प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं है, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थितियां और अनेक मानव चित्रों के आत्मा के इतिहास का वास्तविक प्रवेश है। तो केवल इतना पूछा जाता है, अस्मिता की आइडेंटिटी, अस्मिता की खोज है, ये नामवर सिंह ने कहा। नेमीचंद जैन कहते हैं यह कविता अपने विविधमुखी प्रसार को यथार्थ की धुरी पर अधिष्ठित रख मुक्तिबोध की काव्य सामर्थ्य की ध्वजा फहराने वाली है। इसी से मुक्तिबोध आगे बहुत फेमस हुए। गंगा प्रसाद बिमल कहते हैं अंधेरे में शीर्षक उनकी कविता अपने अंदर की एक लड़ाई का प्रतीक है, जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको तो याद ही कर लेना। ये क्या कह रहे हैं? अंधेरे में एक लंबे खंडों की कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, इसका चित्रण उन्होंने किया है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि अंधेरे कविता में कविता को आत्म संशोधित और अनुसंधान कहा जा सकता है। अंधेरे में कविता फैंटेसी पर आधारित सस्पेंस, आतंक, तिलिस्म, संदेह, आशंका, भयावेपन, दुश्चिंता, मूल्य बदलाव और दुख सपनों की लंबी कविता है। 8 खंडों की है तो लंबी तो होगी। अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें एक मृत्यु दल निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई? मृत्यु दल। मृत्यु दल की जो शोभा यात्रा है, आप जानते हैं, अर्थी लेके निकल रहे हैं और लोग उसके पीछे हैं। उसका चित्रण किया गया सैनिक आर्मियों अमानवीय हिंसाओं के बीच जन क्रांति का सूत्रपात करती हुई वातावरण रहस्यपूर्ण और आतंकपूर्ण किंतु मूर्त बन गया है। अब होता क्या है, जब ये निकल रहा है रात में, उसी समय मुक्तिबोध इनको देखते, मुक्तिबोध को ये लोग देख लेते हैं, एक व्यक्ति को ये देख लेते हैं, वो मुक्तिबोध ही है सहसा, उनको देख लेते हैं और उसको मारो पकड़ो काटो। इसने देख लिया कि आवाज आती है और मुक्तिबोध को मारने के लिए दौड़ते हैं और यहीं से इस कविता को प्रारंभ करते हैं। इस कविता के 8 खंड हैं। 8 खंडों का संक्षिप्त ब्यौरा हम इस प्रकार यहां ले लेते हैं। आरंभ में एक रक्तालोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है, उसे यह उसके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। रक्तालोक स्नात पुरुष कौन है? ये स्वयं मुक्तिबोध हैं। इसी को मारने के लिए दौड़ते हैं वो। रक्तालोक, रक्त आलोक मतलब लाल लाल दिख रहा है, रक्त उसके शरीर पर लगा हुआ है घाव। स्नात पुरुष, स्नात मतलब होता है स्नान किया हुआ, रक्त के आलोक से, लालिमा से स्नान किया हुआ व्यक्ति है। दूसरे खंड में मैं बाहर आने के लिए सांकलें बजाता है और वह मैं गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो जाता है। अब रक्तालोक जो मनुष्य है उसके अंदर कोई सांकलें बजा रहा है बाहर आने के लिए, अंदर मतलब हृदय में। अब भाई हृदय क्या है? तो हृदय वही फिर आपको समझ में आएगा कि ये अवचेतन मन है, इसमें कोई सांकलें बजा रहा है बाहर आने के लिए, और जो बाहर आना चाहता है वो गुरु है और उसमें वो संबंध स्थापित हो जाता है। तीसरे में शहर में जुलूस का वर्णन है, जिसमें चलने वाले लोग दोहरे चरित्र के हैं। चौथे में व्यवस्था, क्रूरता, तानाशाही और क्रांति विरोधी प्रवृत्तियों का वर्णन आ गया। 5वें में कवि द्वंद्वग्रस्त रहते हुए जीवन का परीक्षण करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, तूने अब तक क्या किया, तूने अब तक क्या जिया। ये पंक्ति यहीं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वो आत्मनिरीक्षण करता है कि मैंने अभी तक क्या किया है। आगे चलते हैं। 6ठे में जनता के भविष्य का वर्णन है और 7वें में अभिव्यक्ति में आने वाले खतरों का उल्लेख है। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे, मठ और गढ़ सभी, ये पंक्ति यहीं आपको मिलेगी। 8वें में आत्मसंभावना पर अभिव्यक्ति की उपलब्धि, इसमें जन क्रांति की ज्वाला का भड़कना दिखाया गया। इस कविता में बहे और मैं के बीच
आत्म साक्षात्कार होता है। व्यक्ति अपने को भूलकर वह पाने के लिए भटक रहा है। वह और मैं, ये दोनों मुक्ति बोध हैं और एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के अंदर वह और मैं निकलता है। ये गुरु शिष्य के संबंध में जुड़ जाता है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस में जुड़ रहा था। इस कविता में दो रक्तालोक स्नात पुरुष हैं। पहला वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगा रहा है, दूसरा वह जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखते हुए भीतर आने के लिए सांकल बजा रहा है। तो दो हैं, एक वह है और एक मैं है। और ये दोनों कौन है? तो दोनों मुक्ति बोध हैं, याद रखना। मैं सुविधाजीवी से उबरना नहीं चाहता, इसलिए वह रक्तालोक स्नात पुरुष से मिल नहीं पाता। तो जो वह है वो रक्तालोक स्नात पुरुष जो गुरु है उससे क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो सुविधाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहा। सुविधा जो सर्वहारा वर्ग की बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वो निम्न मध्यम वर्ग से आया है, उसने सुविधाओं के अभाव में जीवन देखा है। अब जैसे तैसे उसने सुविधा जोड़ ली, तो अब उससे वो उभरना नहीं चाहता, उन सुविधाओं का आदी बन चुका है। रक्तालोक स्नात पुरुष को कवि ने मानवीय संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत संस्कृति पुरुष का प्रतीक माना है। पूरी कविता मुक्तिबोध के आत्मनिवेशक के साथ संघर्ष करता हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता दिखाई पड़ता है। कविता में बताया गया कि जीवन एक कमरा है और जीवन रूपी कमरे में अंधकार में कोई लगातार चक्कर लगाता है पर दिखाई नहीं पड़ता। ये जो लगातार चक्कर लगा रहा है, जो जीव अंधेरा कमरा है, ये मन, अवचेतन मन का प्रतीक है। और उसमें जो चक्कर लगा रहा है वो वह है जो मैं से मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा अपने सुविधाजीवी चीजों के कारण। वस्तुतः कविता में नहीं दिखने वाला व्यक्ति अवचेतन मन है, जहां अनेक प्रकार की आकांक्षाएं सोई हुई हैं जो समय अनुकूल जाग उठी हैं। कविता में रक्तालोक स्नात पुरुष की उपस्थिति वृक्षों के अंधेरे में छुपी हुई खोए के शिलाद्वार के धड़ से खुलने का पर रहस्य रूप में होती है। रक्तालोक स्नात पुरुष का गौरवर्ण दीप्त और सौम्य रूप है। उस स्नात पुरुष को देखकर कवि को लगता है कि यह और कोई नहीं, अब तक पाई गई अपनी अभिव्यक्ति है, आत्मा का प्रतिमा है। तो मैंने कहा था, कवि कहता है कि ये क्या है? कि मेरी पाई हुई अभिव्यक्ति है जिसे मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं, और कुछ नहीं, वो स्वयं मुक्तिबोध है। कवि को ऐसा आभास होता है कि हृदय मेरे कपाटों की सांकल कि कोई खटखट कर रहा है और मुझको मेरी ही बात बताने के लिए बार बार बुला रहा है। ये उनका मन था। कवि उस पुरुष को अपनी बाहों में कसना, हृदय में रखना और उसे घुल मिल जाना चाहता है, किंतु कमजोरियों से ही लगाव के कारण उसे टालता रहता है। बड़ी उधेड़ बुन के बाद जब काव्य नायक जंग खाई हुई चिटगनी को जोर लगाकर खोला तो बाहर शून्य अंधकार में कोई पक्षी चीखते हुए बताता है कि वह आगंतुक तुम्हारी प्रतीक्षा में वापस चला गया, लेकिन तुमने सांकल नहीं खोली थी। जो चक्कर लगा रहा था, सांकल बजा रहा था बार बार, वो अंतर्मन था जो उनको सही मार्ग पर लाना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खोला तो वो चला गया। यहां पक्षी का चीखना कवि की अंतरात्मा की चीख या ध्वनि का प्रतीक है। कवि की अंतरात्मा उस चले गए आगंतुक के बारे में कहती है कि वही तुम्हारी पूर्णतम अभिव्यक्ति है, वह मेरी अंतरात्मा है, वह मेरा गुरु है, तू उसका शिष्य है। तो यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध अपने आप से बन जाता है। इस कविता में टॉल्स्टॉय की चर्चा की गई, और याद रखना कि इसमें बहुत पूछा गया कि किस पाश्चात्य कवि या आलोचक की चर्चा की गई, तो टॉल्स्टॉय की चर्चा की गई थी। मुक्तिबोध पर टॉल्स्टॉय के विचारों का प्रभाव रहा होगा। कवि बैंड की दबी हुई और धीमी ध्वनियों को सुनकर जब घर की गैलरी में से झांकता है तो सड़क पर मरी हुई और चीखी हुई काली जीवें उसे नजर आती हैं। काली जीव को देखना अशुभ संकेत माना जाता है। जुलूस के समीप आने पर कवि को यह अंदेशा होता है कि कहीं वह किसी मृत्यु दल की शोभा तो नहीं है। कवि ने उस दल में कई प्रख्यात आलोचक, विचारक, जगमगाते कवि, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान के अलावे नगर के कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद को देखता है। और ये कई बार पूछा गया डोमाजी उस्ताद के बारे में किस कविता में आया है, तो ये हत्यारा है, डाकू है, कहां आया है? अंधेरी की कविता में। कवि को दल से चलने वाले लोगों की काया भूतों सी भयंकर दृष्टिगोचर होती है। कवि कहता है कि सब प्रतिष्ठित लोग अपनी राक्षसी आत्माओं पर दिन में सभ्यता, परोपकार, आदर्शवादिता आदि का आवरण चढ़ा लेते हैं, जबकि रात्रि में निस्तब्ध वातावरण में उनका असली रूप दिखाई देता है। यही दोहरा चरित्र है।
तो जो पूंजीपति लोग हैं वो दिन में दयावान बन जाते हैं, आदर्शवान बन जाते हैं बस दिखाने के लिए, लेकिन रात में उनका नग्न चेहरा दिखाई पड़ता है। कवि को इस तरह देखते हुए जुलूस के लोगों ने देख लिया और देखते ही शोर मचाने लगी कि मारो, तुरंत गोली मार दो, इसने हमारा नग्न चेहरा देख लिया, जो वास्तविकता है उसको देख लिया है। कवि को विश्वास है कि उन लोगों को देखने और पहचानने की उसे कड़ी सजा मिलेगी। कवि चौथे खंड में व्यवस्था की क्रूरता का वर्णन और इसी खंड में शहर में मार्शल लॉ लागू हुआ, लोग इधर उधर भागे जा रहे हैं, इसका वर्णन किया है उन्होंने। कभी भी भागता हुआ बरगद के पेड़ के पास आता है और बरगद पेड़ उपेक्षितों, वंचितों और गरीबों के आश्रयदाता के रूप में यहां पर चित्रित हुआ है। बरगद के पेड़ के नीचे एक सिरफरा व्यक्ति भी है और वस्तुतः वह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं कवि ही है। कविता में कवि स्वयं अपनी आत्मा की आलोचना करते हुए कहता है कि मेरे आदर्शवादी मन, मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक तूने क्या किया, जीवन तूने क्या जिया, ये मैं सुना चुका हूं। पांचवें खंड में कवि अपने द्वंद्वग्रस्त चेतना में रहकर जीवन का निरीक्षण परीक्षण करता है। कविता का छठा खंड आत्मविस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और छठे खंड की जो गतिविधियां हैं वो रामदर्श मिश्र के वक्तव्य के द्वारा कही गई हैं। आप समझ लीजिए, वहां नहीं आया रामदर्श मिश्र, ये वक्तव्य दे रहे हैं, अपना आलोचनात्मक कथन दे रहे हैं, जिसको आपको याद रखना है। मुक्तिबोध बार बार व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और व्यक्ति तथा व्यक्ति के दो पहलुओं के तनावों को लेकर समकालीन जीवन, विडंबना और यथार्थ की संश्लिष्टता को रूपायित करते चलते हैं। वे बार बार कलाकार के भीतर निहित मानवीय शक्ति, संभावना और सुंदरता को उजागर करते हुए व्यवहार में उसका अंतर्मुखता और निष्क्रियता को सामने ला देते हैं और दोनों की टकराहट से एक विचित्र प्रभाव पैदा करते हैं। सातवें खंड में मुख्य रूप से समाज का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। यहां आत्मचेतस विश्व चेतस के रूप में दिखाई देता है। आत्मचेतस कौन था? रक्त आलोक, जो रक्त आलोक स्नात पुरुष था उसमें दो थे, एक मैं और एक वह। मैं शिष्य है, वह गुरु था जो बाहर जो चटकन जो साकल बजा बजा के चला गया। वही जो पर मैं था शिष्य, वो अब आत्मचेतस से विश्व चेतस बनना चाहता है। आत्मचेतस क्या? आत्मचेतस होता है जिसके केंद्र में खुद व्यक्ति होता है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं अपने अपने परिवार के लिए जुटाना, उसे समाज से कोई मतलब नहीं, ये आत्मचेतस है। कम शब्दों में, संक्षिप्त में यही इसकी व्याख्या हो सकती है। विश्व चेतस क्या होता है? जिसकी दृष्टि में समाज का मूल्य है और वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है और समाज के लिए करता है, वो विश्व चेतस होता है। इस खंड में तनाव घटने लगता है। काव्य नायक कहता है कि मुझे आताताई सत्ता की कैद से मुक्त और रिहा कर दिया गया। आठवें खंड में जन क्रांति का आवाहन, क्रांति के पथ पर बढ़कर अपने लक्ष्य के पाने के लिए संघर्षरत व्यक्ति है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई में क्रांति का संकेत इसमें निहित करते हैं। इस खंड में भी यह बताया गया कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? सर्वहारा है, याद करिएगा। बुद्धिजीवी वर्ग आज के परिवेश में पूंजीवादी शक्तियों के क्रीत दास हैं, खरीदे हुए दास हैं, क्योंकि उन्हीं की कंपनियों में और जॉब कर रहे हैं। कवि को इस बात का भी क्षोभ है कि वह समाचार पत्र में अपनी भूमिका सही से निर्वहन नहीं कर सकते। तो इस पूरी कविता के बारे में आपने बहुत सी चीजें समझ ली, अब आएगा तो समझ जाएंगे। इसमें तिलक की मूर्ति से खून निकलता है। इस कविता में तिलक की मूर्ति से खून टपकता है उनकी नाक से। एक दूसरा, इसमें गांधी जी का चित्रण हुआ है जिनके शरीर पे घाव हैं और जो अक्षवक्ष अवस्था में हैं, कम कपड़े पहने हुए, वैसे भी कम पहनते थे, वो गांधी जी हैं जो मानव शिशु को हाथ में लिए हैं, शिशु को गोद में लिए हुए। तो आपको याद रखना, शिशु को लिए हुए गांधी जी भी इसमें आते हैं। और टॉल्स्टॉय की चर्चा तो हो ही चुकी है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे के सामने रखता लोक स्नात पुरुष, एक वह रहस्यमय व्यक्ति, अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। आपको बता दें कि इसका जो प्रारंभ है वो नाटकीय ढंग से होता है। इनकी कोई भी कविता हो, ब्रह्म राक्षस हो चाहे यह हो, इसका जो प्रारंभ है वो नाटकीय ढंग से होता है। कभी पूछ लें तो बताना है ना।
प्रश्न गंभीर शायद खतरनाक भी, झटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुसह है, अरे हाँ साकल ही रह रहे बजती है द्वार पर। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं मिल जाऊं लिपट कर उससे, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भी भले। सूनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा ढीली आंखों से देखते विश्व उदास तारे, वह चला गया वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं वह तेरे द्वार पर, ये पक्षी कह रहा है। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य, वह तेरा गुरु गुरु है, वह जान गया सब, मार डालो उसको खत्म करो एकदम। ये वही है जो अपने छज्जे पर खड़ा था, वहां से लोगों ने देख लिया, हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, नंगे का मतलब है उनका दोहरा चरित्र देख लिया, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, दुखों के दागों को तमाम तमगों सा पहने, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। इस पंक्ति को याद कर लो, ये आत्मचेतस से विश्व चेतस की यात्रा है, आत्मचेतस से विश्व चेतस बनने की। जब हमें ये बोध हो जाता है कि हमने इस समाज से बहुत कुछ लिया लेकिन हमने समाज को बहुत कम दिया, हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, इस देश के लिए बहुत कुछ नहीं किया, और वो यहीं आ जाता है, बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, लोकहित पिता कौन है, तो लोकमान्य तिलक को बताया गया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, मेरा सिर गर्म है इसलिए भ्रम है, भागता हूं दम छोड़ घूम गया है कई मोड़, सबका था प्यारा अपने ही धुतिमान, उसका यों बद हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, खोजता हूं पठार पहाड़ समुंदर, जहां मिल सके मुझे मह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनवार आत्मसंभव। तो ये इनकी कविता है जो आपको मैंने अभी बता दी, पूरे चीजों का मैंने आपको अर्थ समझाने का प्रयास किया है। मुक्तिबोध इतने जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन तब भी मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद।